everyone, my name is Dr. Mansi Mishra and I am welcoming you all to the family of Pathfinder Defense Academy. आज हमारे साथ हैं दुर्गेश प्रताप सिंह जिन्होंने इस बार का एफकैट का एग्जाम क्लियर किया है। तो आज हम आपके सामने आए हैं ताकि अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि हमने अभिषेक मिश्रा की सक्सेस स्टोरी को शेयर किया था आपके साथ कि कैसे उनकी सक्सेस स्टोरी जो आज है, जो आज उनकी जो जर्नी रही है यहाँ तक पहुँचने के लिए वो कैसी रही है। तो आज उसी का दूसरा एग्जाम्पल हम आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे साथ यहाँ दुर्गेश प्रताप सिंह बैठे हुए हैं जिनके साथ आज हम पूरी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, कैसे सिलेबस को कवर किया, कैसे रिवीजन किया और कैसे एकेडमी ने यानी पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी ने इनकी यहाँ तक पहुँचने में मदद करी। तो चलिए चलते हैं दुर्गेश के पास, लेकिन सबसे पहले हम इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। दुर्गेश, कैसा लग रहा है यहाँ तक पहुँच के? एग्जाम क्वालिफाई किया तो क्या था, खुशी कैसे था? First of all, thank you ma'am to you and the Pathfinder family which helped me to come here. अगर ये नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता और मैंने शायद अब तक छोड़ भी दिया होता डिफेंस का ड्रीम जो था मेरा। यही था कि मतलब ज्वाइन तो डिफेंस ही करना था। ये थोड़ा डिटर्मिनेशन यही कोचिंग से मिला। यहाँ के जो टीचर लोग थे जो कि शायद अभी सिलेक्ट भी हो चुके हैं कहीं ना कहीं, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी हमें। और जो मेरे बैचमेट्स थे वो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी और जो एकेडमी का जो एटमॉस्फेयर था कम पूरा, उसने भी काफ़ी हेल्प करा हमको। तो यही था कि मतलब करना तो डिफेंस ही था, ये डेडिकेशन तो आ ही गया था। उसके बाद फिर एनडीए ट्राई किया, उसमें नहीं हुआ, पर डिटर्मिनेशन जो था उसको मैंने छोड़ा नहीं और मैंने सोचा कि अगर सबसे हो रहा है तो मुझसे भी हो जाएगा कभी ना कभी। तो फिर हो गया और थैंक यू सो मच। चलिए, तो आप सभी ने सुना कि सबसे किसी भी एग्जाम को या फिर जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी है हमारा डिटर्मिनेशन। अगर हम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं या जीवन में कोई भी एम रखते हैं तो उस एम को, उस गोल को पाने के लिए हमारे पास एक डिटर्मिनेशन का होना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारे पास डिटर्मिनेशन नहीं होगा, किसी चीज़ का पैशन नहीं होगा, किसी गोल को अचीव करने के लिए हम पागल नहीं होंगे, तब तक वो दूरियां हमारे गोल के बीच बढ़ती जाएंगी। अभी मैं दुर्गेश से कुछ बात कर रही थी तो बातों में मुझे पता चला कि दुर्गेश एक नॉन आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, यानी इनकी फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने पहले डिफेंस कैटेगरी में सर्व किया हो। तो हम दुर्गेश से जानना चाहेंगे कि डिफेंस जो सर्विसेज हैं उनको ज्वाइन करने के लिए वो जो पैशन था वो दुर्गेश में कैसे आया, वो क्या छोटा सा एक ट्रिगर पॉइंट रहा जिसके बाद इन्होंने सोच लिया कि नहीं, अब बस मुझे डिफेंस कैटेगरी में ही सर्व करना है। मैम, रही बात कि डिफेंस क्यों ज्वाइन करना है, तो मैं सोचता हूँ कि जब मैं छोटा था तो आई यूज टू लाइक द एडवेंचरल एक्टिविटीज़ विच इज़ क्लोज टू द नेचर एंड different sport activities I used to perform in my childhood. And once I was मैं एक बार देख रहा था कि कोई हेलीकॉप्टर, जब ये एरोप्लेन्स, ये सारी चीज़ें जब ऊपर से जाती थी तो मुझे लगता था कि कभी ना कभी शायद मैं भी उड़ा पाऊँ इसे। तो ये था। और फिर जब मैं बड़ा हुआ, जब मैंने 12th किया अपना, तो I came to know that there is the exam of Indian Air Force which makes you the pilot. And so आई वॉज माइंडली प्रिपेयर देन कि अब करना तो यही है। फिर मैंने जब 12th पास आउट किया तो एकेडमी के बारे में पता चला, फिर यहाँ आया, फिर एनडीए अटेम्प्ट किया मैंने और एनडीए में मेरा नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा बहुत मैं वीक भी था और तब मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता था स्टडीज़ में, बट डिटर्मिनेशन पूरा था मेरे अंदर। तो तब मैंने फिर ये एफकैट के बारे में जाना जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। एंड देन आई यूज्ड टू वर्क हार्ड फॉर दैट एग्जाम एंड नाउ आई क्लियर दिस। तो आपने जाना कि कैसे एक प्लेन को उड़ाते हुए देखकर इनके मन में वो एक छोटी सी बात बैठ गई कि नहीं, एक दिन मुझे भी पायलट बनना है और पायलट नॉर्मल पायलट नहीं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स में सर्व करना है, यानी इंडिया की डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करना है। बहुत अच्छी बात है, जीवन में किसी ना किसी चीज़ को देखकर मोटिवेशन हमें मिलता है और हमें उस मोटिवेशन को पहचानना भी चाहिए और उससे मोटिवेट होना भी चाहिए। चलिए फिर से एक बार दुर्गेश के पास चलते हैं। दुर्गेश, जब आपने डिसाइड किया कि हमें एयरफोर्स ज्वाइन करना है, उसके बाद आप हमारी एकेडमी यानी पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी के परिवार तक कैसे पहुंचे, कैसे इस परिवार का हिस्सा बने,
कैसे फिर यहाँ से आपको बताया गया कि भाई आप एक नॉन आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, तो कैसे इस परिवार ने आपकी मदद करी कि आपका डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, सिलेबस से आपको वाकिफ कराना, सारी चीज़ें बताना, कैसे आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी रही? मैम जैसे कि जब मैंने बना लिया था मूड एक बार कि अब करना डिफेंस ही है, तब मैंने फिर एकेडमी के बारे में सर्च करना शुरू किया इसमें गूगल में। तो उसमें मुझे ये बताया गया कि पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी है और बहुत सारी कोचिंगें थी, पर मैंने पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी ऑप्ट किया। और फिर मैं यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ के जो फैकल्टी लोग थे उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया और मैंने यहाँ का एटमॉस्फेयर देखा तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि मुझे करना यही है। फिर मैंने मतलब घर पे भी बात कर ली। उसके बाद फिर सब लोगों ने कहा ठीक है, जैसे तो ठीक है तो फिर करो। फिर डेमो क्लासेस भी यहाँ पे अवेलेबल है इस एकेडमी में, सबसे बड़ी बात तो ये थी। तो फिर मैंने 2-3 दिन डेमो भी लिया यहाँ का। उसके बाद फिर और मतलब माइंडसेट कंफर्म हो गया कि होगा सिलेक्शन तो मेरा यहीं से होगा। एंड देन आई ज्वाइन दैट एकेडमी एंड इन 2019 आई केम हेयर एंड द टीचर मोटिवेट्स मी टू ज्वाइन दिस। एंड सबसे बड़ी बात कि मेरा कोई आर्मी बैकग्राउंड नहीं था, तो मतलब उतना डिटर्मिनेशन और वो सारी चीज़ें पता नहीं थी कि इसके अंदर क्या होता है। ये तो मतलब पता चल गया था कि एग्जाम तो करना है यही, पर वो सारी चीज़ें नहीं पता थी कि इसके बाद मतलब क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है। तो उसके लिए फिर सर ने, यहाँ पे एक सर थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मुझे। उन्होंने एक टाइम टेबल बनवाया कि अगर करना है स्टार्टिंग में तो कम से कम 7 से 8 घंटे तो आपको देना ही पड़ेगा स्टडीज़ के लिए। एंड आई वॉज टू लिव इन हॉस्टल, सो I can give time to study and I didn't waste my time and so that helps me। and टीचर जो यहाँ के थे उन्होंने भी मतलब टाइम पे एक गाइड किया और मोटिवेट भी करते थे। हॉस्टल तक भी जाते थे यहाँ के टीचर की कहीं घूम तो नहीं रहे। कभी कभी तो हम लोग मतलब घूमते हुए पकड़े भी जाते थे, घर में बताए और फिर उस तरह से हम लोग मतलब सुधरे और आज एग्ज़ाम क्लियर किया। अच्छा, यानी घूमते हुए पकड़े गए, डांट खाई और फिर उस डांट से अपनी गलतियां सुधारी और आज हमारे सामने बैठे हैं। तो डांट पड़ना भी कभी कभी बहुत ज़रूरी है, देख लिया आप सभी ने। नहीं तो अगर हम डांटे नहीं जाएंगे, हमारी गलतियों को सुधारा नहीं जाएगा, तो आज ये जो दुर्गेश हमारे सामने बैठे हैं, ऐसे और कई सारे दुर्गेश हमें अपने साथ आगे लेकर आने। राइट दुर्गेश? तो आपने ये रही बात कि कैसे एक टाइम टेबल। दुर्गेश, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए। हमारी जो वीकनेस हैं, जैसे हमारे जो वीक सब्जेक्ट्स हैं, हमें उन्हें कैसे प्रेफर करना चाहिए, उन्हें कितना टाइम देना चाहिए। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे, भाई हर एक इंसान की कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होते हैं और कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं। तो हमें अपने वीक पॉइंट्स पे कैसे काम करना चाहिए और हमें अपनी स्ट्रेंथ है जो हमारी, उस पर कैसे काम करना चाहिए ताकि हम किसी भी एग्जाम को बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर पाएं। मैम रही बात अगर टाइम टेबल की, तो मैंने तो ये करा था कि जैसे मेरे जो वीक सब्जेक्ट थे उन्हें मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम देता था और मॉर्निंग में पढ़ता था, ट्राई करता था ताकि मैं भूलूँ ना उन्हें। मेरा जो था, मेरे केस में तो जीएस मेरा वीक था, तो मैं जीएस सुबह पढ़ता था और बाकी जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे उनको मैं रात में पढ़ लेता था। जैसे 2-3 घंटे मैंने मैथ लगा लिया, क्योंकि मैथ मुझे लगाने में मज़ा आता था, तो मैं काफ़ी देर तक लगा पाता था, उससे नींद भी नहीं आती थी। तो ऐसा करा था मैंने। और मैं चाहता हूँ कि अगर जिसे करना है डिफेंस, जिसने ठान लिया कि करना डिफेंस ही है, तो उसको यही चाहिए कि सबसे पहले टाइम टेबल, क्योंकि जब आप ऑफिसर बन जाओगे तब भी आपको एक पंचुअल और डिसिप्लिन टाइम टेबल चाहिए ही होगा। तो अगर आप अभी से आदत डालेंगे तो आपको रिटर्न के बाद जो एसएसबी होगा, उसके बाद आप जब बन जाएंगे ऑफिसर, तब आपको ज़्यादा मतलब उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है। और जो एग्ज़ाम डिमांड्स हैं जैसे एनडीए सीडीएस की, तो वो ये हैं कि आपको 6-7 घंटे देना ही पड़ेगा स्टडीज़ के लिए। अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है तो मैं नहीं कह सकता, बट अगर हम जैसे हैं तो मतलब इतना तो करना पड़ेगा कि जैसे पहले कभी ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया है तो कोचिंग में आने के बाद इतना तो करना पड़ेगा। और यही है कि 6-7 घंटे पढ़ें और इतने पढ़ने से निकल जाता एग्ज़ाम। आप डेली एकेडमी आते थे, एकेडमी में भी ऑफलाइन क्लासेस रहती थी, आपने ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करी होंगी। तो एक टाइम टेबल होता था कि हमारा यहाँ का क्लासेस का टाइम टेबल अलग है और जो हमारी सेल्फ स्टडीज़ होती थी उनका टाइम टेबल अलग होता था। एकेडमी में क्लासेस करना प्लस सेल्फ स्टडी को मेंटेन करना, ये कितना ज़रूरी है एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, और आपने अपने केस में ये सारी चीज़ें कैसे मेंटेन करी?
मैम सबसे बड़ी बात तो यही कि अगर आपने एकेडमी ज्वाइन करी है तो यू नीड टू फॉलो द टाइम टेबल विच इज़ बीन मेड बाय द एकेडमी एंड तो उसके लिए क्या है कि अगर आप एकेडमी आ रहे हैं कोचिंग डेली आ रहे हैं तो आपको पहले कोचिंग में 4-5 घंटे तो पढ़ाया ही जाता है। आपको सपोज कि आपको पार्लियामेंट में ये पढ़ाया गया कि कितने उसके पार्ट्स हैं, ये सब क्या क्या है, आर्टिकल्स पढ़ाए गए, तो आपने जाके उसे तुरंत रिवाइज कर लिया सेम डे, तो यू डोंट नीड टू बी you don't need to be worried when the exam came। तो ये था। और जैसे कि जो भी चीज़ें हैं जैसे बताई गई स्कूल में मैथ पढ़ाई गई, कोई भी फार्मूले बताए गए, तो उनको आपने जैसे ही रिवाइज कर लिया जाने के बाद तब आपको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा एग्ज़ाम जब आएगा आपका। तो वही मैंने करा था और इसीलिए मेरा एग्ज़ाम निकला, क्योंकि मैंने मतलब जो बहुत ज़्यादा टफ वाली पढ़ाई थी वो मैंने बस 15-20 दिन पहले ही शुरू करी थी और उसी की वजह से एग्ज़ाम निकल गया। बस यही था कि मैं जितना पढ़ता था वो डेली रिवाइज करता जाता था। यानी ये कहना चाहते हैं कि जितना इन्हें डेली एकेडमी में पढ़ाया जाता था, जो भी एकेडमी की क्लासेस होती थी, ये घर जाके उसे रिवाइज, हॉस्टल में रहते थे शायद, हॉस्टल के रूम पे जाके ये उसे रिवाइज करते थे और इन्होंने यही टाइम टेबल फॉलो किया जिससे इनका एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई हुआ। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको जो भी एक क्लासेस आप जो भी ज्वाइन करते हैं उनका एक फ़िक्स पैटर्न होता है, उनका एक फ़िक्स टाइम टेबल होता है कि किस दिन उन्हें किस सब्जेक्ट की क्लासेस ऑर्गेनाइज करानी है। अगर आप डेली चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलते हैं, लर्न करते हैं, चीज़ों को समझते हुए चलते हैं, तो आपके पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं आ रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा पाइलअप नहीं होने पाती। धीरे धीरे करके आप उन्हें मार्क आउट करके एलिमिनेट करते जाते हैं। तो जब एग्ज़ाम पास आ रहा होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं होती, आप बहुत कूल काम रह के भी अपने रिमेनिंग सिलेबस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं। फिर से एक बार दुर्गेश के पास चलते हैं और इनसे ये पूछते हैं कि एक प्रॉपर टेस्ट देना, जैसे जो हमारी एकेडमी है बेसिकली मैं उसकी ही बात करूँगी, क्योंकि हमारी जो स्ट्रैटेजी रहती है वो ये रहती है कि भाई मंडे टू फ्राइडे आप क्लासेस ऑर्गेनाइज करा लो और सैटरडे को एक टेस्ट रखो जिससे बच्चा अपने आप को जज कर पाए कि पूरे वीक में उसने जो भी पढ़ा है वो कहाँ तक पहुँचा है, उसमें उस पार्ट में उसने कितना गेन किया है और अभी ऐसा कौन सा वीक एरिया है जिस पर उसे काम करने की ज़रूरत है। तो मैं दुर्गेश से भी यही जानना चाहूँगी कि दुर्गेश आपको क्या लगता है, हर वीक टेस्ट देना कितना ज़रूरी है, या फिर जो आपके लास्ट में मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करा दिए जाते हैं उनका आपके सक्सेस में कितना रोल रहता है, उन्हें अटेम्प्ट करना कितना ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन में? मैम सबसे मेन तो यही है कि जो आपने लास्ट सवाल पूछा कि टेस्ट से क्या हेल्प मिलती है। अगर आपने कितना भी पढ़ लिया है लेकिन आपको एग्ज़ाम के बारे में नॉलेज नहीं कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कैसे अटेम्प्ट करना है, हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व एंड हाउ मेनी टू लीव, सो उसके बिना आप एग्ज़ाम कोई भी नहीं क्लियर कर सकते, चाहे आसान से आसान एग्ज़ाम होगा। तो एकेडमी में ये भी हेल्प होती थी कि आपको मतलब सैटरडे को, जैसे आपने कहा कि सैटरडे को टेस्ट होता है, उसमें आपको पता चलता है कि आप कितना पढ़ चुके हैं और आपको कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ऐसे किया मैंने, और मैंने भी टेस्ट बहुत ज़्यादा दिए थे। उसके बाद फिर मुझे हेल्प मिली और मेरे मतलब अच्छे खासे नंबर भी आने लगे जब मैंने उसे दिया। उतने ही टाइम में अटेम्प्ट करना और कैसे छोड़ना है, सबसे मेन चीज़ तो यही होती है कि आपको कितने करने, अगर आप सारे करने बैठेंगे तो निगेटिव मार्किंग होती है, तो आप फेल हो जाएंगे वैसे भी, आप कितने भी कर ले जाएं। तो ऐसा था और सभी बच्चे ऐसा ही करें, क्योंकि बच्चे ये होते हैं कि फ्राइडे तक तो पढ़ लेते हैं लेकिन सैटरडे को बंक मार जाते हैं कि आज टेस्ट इससे क्या होगा, घर में घूम लेते, ये कर लेते हैं। हम लोगों ने भी काफ़ी किया था इंडिया टाइम पे, बट उसके बाद रियलाइज़ हुआ जब 1-2 बार दिया, एग्ज़ाम दिया, एक पेपर देखा कि उससे काफ़ी हेल्प होता है, स्ट्रेटजी बन जाती है पहले कि इतने क्वेश्चन जाना है एंड इतने आई हैव टू अटेम्प्ट। तो ये था इसके बारे में। मतलब स्पीड टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, इससे आप खुद को एनालाइज कर पाते हैं कि आप कितना प्रिपेयर कर चुके हैं और अभी आपका वीकर सेक्शन क्या है, ताकि आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकें। चलिए लास्ट में आप देखिए, हर एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं भाई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। दूसरा, फिर हम उसको प्रिपेयर करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें एक डेली टाइम टेबल बनाना होता है। थर्ड आते हैं उसमें टेस्ट, और फोर्थ एंड लास्ट होता है उसका रिवीजन। तो अब हम रिवीजन की तरफ आगे बढ़ते हैं और दुर्गेश से ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब एग्ज़ाम पास आ रहा था तो उन्होंने रिवीजन कैसे किया और कैसे आपकी जो एकेडमी है उसने मदद करी रिवीजन के लिए, कैसे क्लासेस रहती थी, कैसे रिवीजन के टाइम पे कैसे ये क्लासेस में आते थे, कैसे क्लासेस ऑर्गेनाइज कराई जाती थी, फिर ये उनमें कितना प्रेजेंट रहते थे, कैसे रिवीजन करते थे?
मैम रही बात रिवीजन की, अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में रिवीजन का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, आपने 4-5 किताबें पढ़ डाली हैं, लेकिन आपका रिवीजन सही से नहीं हो पाया है, तो फिर आपका क्वालिफाई नहीं होगा। जैसे मेरे ही केस में, मेरा CDS में बहुत मेहनत करी थी, यही जो इसके पहले था उसमें 2021 सेकेंड में। बट मेरा क्या था कि पॉलिटी में अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर पाया था। लक्ष्मीकांत थी, मैंने पढ़ा था, बट मैं रिवाइज़ नहीं कर पाया। यही केस मेरा मैथ में भी हो गया था। मेरी थोड़ी तबीयत भी उस टाइम ख़राब हो गई थी, तो आई कुडंट रिवाइज दैट एंड दैट्स वाई आई कुडंट क्लियर द एग्ज़ाम टू। तो ये था कि रिवीजन ना करने का क्या फ़ायदा, क्या मतलब नुकसान होते हैं। तो उसके बाद FCAT में मैंने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करी। मैंने पढ़ा कम, बट मैंने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया। 2-3 बार मैंने जितना भी पढ़ा था उसको मतलब एक बार अच्छे से रिवाइज कर डाला। लास्ट में फिर मैंने जब 1-2 दिन बचा एग्ज़ाम के पहले, तो फिर मैंने उसे फिर से ये रिवाइज किया। और यही शायद एकेडमी में भी होता था जब हम लोग थे, तो कि अभी भी होता है क्योंकि एकेडमी वही है। तो ये था कि जैसे हमने जब एग्ज़ाम आने वाला हमारा लोगों का होता था, तो सर जो थे वो मैथ कम से कम 2-3 बार हम लोगों को रिवाइज करा देते थे। और जब एग्ज़ाम आने वाला होता था तो उसके पहले भी 1-2 बार रिवाइज करा देते थे। एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले ली जाती हैं यहाँ पे, तो दैट हेल्प्स वेरी मच इन क्लियरिंग द एग्ज़ाम। एंड अगर आप एकेडमी के बाद आप होम मतलब सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं एग्ज़ाम की, तो वो भी हेल्प करता है, क्योंकि स्ट्रेटजी कोचिंग की फॉलो करते हैं हम लोग, और उसी की वजह से एग्ज़ाम निकला मेरा। यानी जो यहाँ से इन्हें स्ट्रैटेजी बताई गई कि डेली आपकी कम से कम इतने घंटे की क्लासेस होनी चाहिए, फिर इतने घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए देना है। सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। ये सारी चीज़ें तो हमने दुर्गेश से बात करी। अब आखिर में दुर्गेश से ये जानना चाहेंगे कि अगर आप अपनी सक्सेस को कम से कम शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे, और उस सक्सेस को पाने के लिए पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी की फैमिली ने आप के साथ क्या रोल प्ले किया, आप उसे कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? आपकी फैमिली में आपकी सक्सेस का क्या रिस्पॉन्स रहा, कितने सब कैसे खुश हुए, क्या क्या माहौल था, ये सारी चीज़ें आप कम से कम शब्दों में अगर रख पाएँ सबके सामने तो। जी मैम बिल्कुल। सबसे पहले तो अगर सबसे कम शब्दों में कहें तो थैंक्स टू द पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी, बिकॉज अगर ये नहीं होती तो आई कुडंट क्लियर एनी एग्जाम एंड मोस्टली डिफेंस फॉर दिस। सो सबसे पहले थैंक्स टू एकेडमी एंड द फैकल्टी। और रही बात मेरे फैमिली में, तो फैमिली में मतलब अगर आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने काफ़ी 8-10 बार में फ़ेल हो चुका था, और मतलब जब मैं रिजल्ट चेक कर रहा था तो मुझे खुद भी मतलब ये बिलीफ ही नहीं था कि हो भी जाएगा, क्योंकि इतना फेलियर देख चुका था मैं काफ़ी। मतलब मेहनत हर बार करके जाता था, बट समहाउ आई कुड फेल। एंड तो फैमिली में भी जब मैंने बताया तो सब लोग मतलब सबका रिस्पॉन्स पॉजिटिव था और सब लोग काफ़ी खुश थे। और उसके बाद फिर मैंने एकेडमी से भी कॉन्टैक्ट किया तो सर लोगों ने भी कंग्रेचुलेट किया, और काफ़ी ज़्यादा मतलब हैप्पीनेस मुझे भी थी कि लास्ट में कम से कम क्लियर हुआ, SSB देने को मिलेगा। क्योंकि हर डिफेंस एस्पिरेंट का ये सपना होता है कि एटलीस्ट अगर इसमें कदम रखा है तो SSB तक तो जाए ही जाए। उसके बाद अगर एक बार SSB में जाने को मिलता है तो उसके बाद एक पॉजिटिविटी आती है कि हाँ अब एक बार हो गया तो जो एग्ज़ाम देंगे उसमें हो ही जाएगा, तो मेहनत करने भी मज़ा आने लगता है। तो ये था कि ऐसे मैंने करा था। दुर्गेश के एग्जाम्पल से और इनकी कहानी से हमने एक बात तो बहुत क्लियरली सीखी कि ज़रूरी नहीं है कि आप पहले से जो आपका बेस हो वो बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन बनाए रखें। हारना बुरी बात नहीं है, गलतियां करना बुरी बात नहीं है, जो ज़रूरी है वो अपनी हार से सीखना और अपनी गलतियों से सीखना। जैसे दुर्गेश ने हमसे कहा कि पहले भी इन्होंने कई एग्ज़ाम दिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उन एग्ज़ाम्स में सफल नहीं हो पाए, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और लगे रहे। हार ना मानना और सक्सेस की जिद अपने दिमाग में बैठा लेना, उसके लिए निरंतर मेहनत करते रहना, यही सबसे ज़रूरी है। और इसी वजह से दुर्गेश आज एक उदाहरण बन के हमारे सामने बैठे हैं। तो थैंक यू दुर्गेश, आज अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई विश यू